कक्षा 12 भूगोल खंड ख अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम देश से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात तथा आयात का अध्ययन करेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अनुकूल व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुकूल व्यापार क्या होता है। इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका भारत आयात करता है और किन चीज़ों का निर्यात करता है। और आपको ये भी बता दें कि भारत का जो निर्यात या विश्व का जो निर्यात का जो साधन है वो जलमार्ग ही है। कुछ चीज़ें जो शीघ्रता से नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उनका ही व्यापार जो है हवाई मार्ग से होता है, यानी वायु मार्ग से सिर्फ शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़ों का व्यापार होता है। बाकी चीज़ों का जो व्यापार होता है वो जल मार्ग से ही होता है। तो आइए हम इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो पहले बात, एक नज़र में कुछ मोटी मोटी चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय देश के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के बाहर स्तर पर होता है। जब किसी वस्तु को देश से बाहर भेजा जाता है तो उसे निर्यात, और किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन का मतलब आयात और निर्यात जब बराबर होते हैं तो वो व्यापार संतुलन होता है। यदि आयात निर्यात से कम हो तो व्यापार संतुलन पक्ष में होता है, और यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन विपक्ष में होता है। इसका अर्थ आप यूँ समझ लीजिए कि जब निर्यात कम आप कर पाते हैं तो कम पैसा मिलेगा, अधिक निर्यात करेंगे तो अधिक पैसा मिलेगा। यदि अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा व्यापार जो है फ़ायदे में नहीं होगा बल्कि घाटे में होगा, क्योंकि हम निर्यात कम कर पा रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए संतुलन में नहीं होगा बल्कि विपक्ष में होगा। और यदि हम आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पक्ष में संतुलन होगा, यानी हम लाभ में होंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे। भारत के पूर्वी तट के पत्तन कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन हैं, यानी जो भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह हैं, ध्यान रखिए, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन हैं। और भारत के जो पश्चिमी तट पर पत्तन हैं वो हैं मुंबई, नहावा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन बोलते हैं, कांदला जो गुजरात में है,
मातंगाओ व कोच्चि तथा मंगलोर हैं। तो कोच्चि आपके जो है केरल में, मंगलौर कर्नाटक में ये पत्तन है जो कि देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होता है क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। कहने का मतलब हर देश को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने यहाँ बनाता हो। तो चलिए अगला देखिए। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्र का केवल 1% है, तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी व्यापारिक दृष्टि से भारत का जो प्रतिशत है विश्व में वो 1% है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। वर्ष 1950 से 51 में भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ रुपए था, जो 2009-10 में बढ़ करके 22,09,270 करोड़ रुपए का हो गया, जो लगभग 1820 गुना बढ़ गया है। वैसे तो भारत में आयात और निर्यात दोनों की ही मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की अपेक्षा आयात का मूल्य अधिक है। यानी आयात हम ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इसलिए अभी हम व्यापार में अनुकूल स्थिति में नहीं हैं। व्यापार घाटे में कुछ इस वृद्धि के लिए अपरिष्कृत पेट्रोलियम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस पॉइंट को देखिए। व्यापार घाटे में इस वृद्धि के लिए अपरिष्कृत पेट्रोलियम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये कच्चा जो तेल है ये हम लगभग 60% विदेश पर हम निर्भर हैं, जब हम खाली 40% पेट्रोलियम का उत्पादन अपने यहाँ कर पाते हैं। तो ये जिम्मेदार है कि हमारे जो व्यापार घाटा जो है, आयात यानी ज़्यादा जो हम कर रहे हैं उसमें पेट्रोलियम सबसे ऊपर है। यानी पेट्रोलियम पर ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। भारत में जापान की प्रमुख वस्तु ईंधन, पूंजी वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, रसायन, उर्वरक आदि प्रमुख हैं। भारत में आयात की प्रमुख वस्तुएं जो हम आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें है ईंधन का मतलब वही पेट्रोलियम वगैरह, पूंजीगत वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, रसायन, उर्वरक आदि का हम आयात करते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में व्यापार में विविधता की नीति अपनाई है। इस नीति के कारण ही भारत को वैश्विक संकट से संभलने में मदद मिली है। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। व्यापार का छोटा सा भाग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सड़क मार्ग द्वारा भी होता है। वर्तमान में भारत के पास 12 प्रमुख और 185 छोटे और मझोले पत्तन हैं। देश में 12 प्रमुख पत्तन देश के महासागरीय यातायात का 71% भाग निपटा देते हैं। यानी ये जो 12 प्रमुख पत्तन है वो देश का जो है 71% यातायात वहन करते हैं। लंबी दूरी वाले उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामान को कम समय में ले जाने
व निपटाने के लिए वायु परिवहन उपयुक्त है। अब आइए छोटे छोटे प्रश्नों पर। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। घाटे में हुई इस वृद्धि का कारण बताइए। तो वो आप पेट्रोलियम को बता दें, लिख देना कि पेट्रोलियम हमें ज़्यादा मंगाना पड़ता है, आयात हमें पेट्रोलियम के आयात में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत के व्यापार में परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट आई है। इस गिरावट का मुख्य कारण बताइए। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। भाई सभी राष्ट्र व्यापार कर रहे हैं, सभी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो जो गुणवत्ता को देख करके ग्राहक खरीदता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। वे कौन से देश हैं जिनके भारत स्थल मार्ग से व्यापार करता है? जिनसे भारत स्थल मार्ग से व्यापार करता है मतलब नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के एक एक पोताश्रय का नाम बताइए जिसका निर्माण पहले से स्थापित पोताश्रयों के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो मुंबई पत्तन है, इसके भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया है, जिसको नावा सेवा भी कहते हैं। और तमिलनाडु के चेन्नई के भार को कम करने के लिए एन्नोर पत्तन बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ये तेल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात है तेल की दृष्टि में। वहाँ से हम तेल का आयात करते हैं और कुछ चीज़ों का निर्यात करते हैं वहाँ। तो मुंबई पत्तन का दबाव कम करने के लिए अनुषंगी पत्तन के विकास किया गया अथवा स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के पश्चिमी तट पर बनाए गए प्रमुख सऊदी पत्तन का नाम बताइए। तो इसका ये वो पत्तन वही नावा सेवा है जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन जिसको कहा जाता है। ये मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। ज्वारी नदमुख यानी मुहाने पर कौन सा पत्तन है? तो ये गोवा का जो मरमा गोवा पत्तन है। माम गोवा पत्तन, इसको मरमा गोवा भी कहीं पा जाएंगे लिखा हुआ। तो गोवा का मरमा गोवा या मामवा गोवा पत्तन है जो कि प्राकृतिक पत्तन है और ज्वार नदमुख पर स्थित है। कांडला पत्तन के प्रमुख रूप से किन वस्तुओं का आयात किया जाता है? कांडला जो गुजरात में है, मुख्य रूप से पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरक का आयात किया जाता है कांडला पत्तन पर। भारतीय पत्तनों में कौन सा समुद्री पत्तन स्थल रुद्ध देशों को पत्तन सुविधा प्रदान करता है? ऐसे किसी एक देश का नाम बताइए। तो हमारे पास दो देश हैं, नेपाल और भूटान, जो हमारे कलकत्ता बंदरगाह से सुविधा प्राप्त करते हैं। भारत की निर्यात सूची में किस मद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है? तो निर्यात की सूची में हम इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में वृद्धि हासिल किए हैं। 1970 के दशक में
1970 के दशक के बाद खाद्यान्नों में आयात की जगह किन उत्पादों का आयात बढ़ गया है? तो पहले 1970 के पहले हम ज़्यादातर खाद्यान्नों को आयातित करते थे या आयात करते थे, लेकिन अब जो है उसका भार कम हुआ और उसके स्थान पर हम पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरकों का आयात बढ़ा दिए हैं। भारतीय पत्तनों में से सबसे पुराना और कृत्रिम पत्तन कौन सा है? जो भारत में पत्तन स्थित है उसमें सबसे पुराना पुराना और कृत्रिम तो वो है चेन्नई बंदरगाह। भारत में एक भू आवृत पत्तन का नाम बताओ। भू आवृत यानी जो आबद्ध, जो घिरा हो। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख समुद्री पत्तन जो भू आबद्ध है? तो वो है आंध्र प्रदेश का में विशाखापत्तनम, क्योंकि यह जो है पत्तन जो है लैगून झील में स्थित है। और लैगून झील का मतलब आप समझते हैं कि इसका मुंह खाली समुद्र की ओर खुला होता है, बाकी स्थल से घिरे होते हैं। कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए बनाए गए समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो ये हल्दिया है। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसके मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन का नाम बताइए। तो बेमवानद कयाल, ये बेमनाड भी बोलते हैं, बेमनाड कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके मुहाने पर स्थित प्राकृतिक जो पत्तन है उसका नाम है कोच्चि। तो ये जो कयाल होती है ये भी जो है समुद्री लहरों द्वारा तट को काट कर झील नुमा बनाया गई संरचना है। तो उसमें बेम्बनाद जो कयाल है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और उस झील में ही आपका केरल का जो कोच्चि बंदरगाह है वो स्थित है। भारत का सबसे अधिक निर्यात व्यापार विश्व में किन प्रदेशों से है? तो एशिया और ओशनिया से भारत का व्यापार अधिक होता है। चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किए गए समुद्री पत्तनों के नाम बताइए। तो वो दो पत्तन है एन्नोर और तूतीकोरिन। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर और तूतीकोरिन नामक बंदरगाह स्थित है। देश विभाजन के समय कौन से दो पत्तन हमारे देश से अलग हो गए? तो एक कराची और दूसरा चिटगांव जो बांग्लादेश में पहुंच गया, कराची पाकिस्तान में पहुंच गया। और भारत के सबसे बड़े समुद्री पत्तन का नाम बताओ। तो सबसे बड़ा जो है वो मुंबई है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित नदीय पत्तन का नाम बताइए। तो वो कोलकाता है। भारत में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का एक कारण स्पष्ट कीजिए। यह ईंधन तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो आयात है ज़्यादा होता है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दो व्यापारिक साझेदार देशों के नाम बताइए। तो उसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और चीन है। कांदला पत्तन के विकास के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका एक कारण था कि देश का जो पश्चिमी बंदरगाह की ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह जो है उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। और दूसरा कारण ये है कि हमारा जो कराची बंदरगाह है वो जो है पाकिस्तान में चला गया, जिससे मुंबई पर और दबाव बढ़ गया। तो उस भार को कम करने के लिए गुजरात में कांदला पत्तन का विकास करना पड़ा। अगला प्रश्न है 1971 के बाद
देखो यहाँ ममर गाओ लिखा है, मर्मागोआ समुद्री पत्तन ने किस प्रकार महत्ता प्राप्त की? तो जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटारा करने के लिए किया गया प्रतिरूपण तथा कोंकण रेलवे द्वारा इसके पृष्ठ प्रदेश में विस्तार के कारण महत्ताएं वृद्धि हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि 1961 के बाद जो मर्मागोआ पत्तन है वो जापान को लौह अयस्क उत्पादन निर्यात करने के लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए तथा जो कोंकण रेलवे तट है तो उस पृष्ठ प्रदेश का विस्तार हुआ है और उससे परिवहन की और आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये इसको विकसित किया गया है। मुख्य रूप से लौह निर्यात के लिए। दूसरा जो कोंकण तट है इस कोंकण तट से जो मिलता है निर्यात करने के साधन, वो इसका मुख्य कारण है इस समुद्री पत्तन के निर्माण और महत्व के लिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा भारत के विदेशी व्यापार सदा ही प्रतिकूल रहा है, यानी हमेशा प्रतिकूल ही रहा है। आयात का मूल्य निर्यात मूल्य से सदा अधिक रहा है। विश्व के सभी देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। वस्त्र, अयस्क व खनिज, हीरे, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत के मुख्य निर्यातक हैं, जबकि पेट्रोलियम हमारे देश का सबसे बड़ा आयातक वस्तु है। पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? तो पृष्ठ प्रदेश समझ लीजिए, जैसे हमने कहा ना कोंकण, जो पश्चिमी कोंकण तट है, ये जो है उसका पृष्ठ प्रदेश है आपके मर्मागोआ का। तो ये समझ लीजिए पृष्ठ प्रदेश होता क्या है। वह क्षेत्र जो इसकी सेवा करता है, माने किसी की जितना प्रदेश सेवा करता है या सेवाएं लेता है तथा इसमें सेवा प्राप्त करता है, वही सेवा देता है और सेवा लेता है, बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। तो कहने का मतलब जो मर्मागोआ है उसका पृष्ठ प्रदेश हमारा कोंकण तट है। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का सीमांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र सुस्थिर नहीं होता है। अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अधिव्यापन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की क्या भूमिका है तथा प्रमुख हवाई अड्डों का उदाहरण दो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन द्वारा लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उच्च मूल्य वाले तथा नाशवान सामानों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा सुलभ होती है। हवाई अड्डे, वर्तमान में भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 112 घरेलू हवाई अड्डे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, गोवा आदि। भारत के निर्यात में परस्पर वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। यह कथन की पुष्टि उचित उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो भारत के निर्यात में परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफ़ी, मसाले, चाय, दाल जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण है कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। इस क्षेत्र में श्रीलंका हमारा प्रमुख प्रतिस्पर्धा करता है। वस्त्र उद्योग में भी भारत पर्याप्त उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सका। इसमें चीन तथा अन्य एशियाई देशों से हमारा प्रतिस्पर्धा है। अगला है मुंबई पत्तन देश का सबसे बड़ा पत्तन है, कैसे?
यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहां गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाज़ों के लिए सुरक्षित सुविधाएं हैं। यह पत्तन मध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट है। यह भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पत्तन है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, वर्णन कीजिए। आज की जटिल अर्थव्यवस्था के बड़े से बड़े राष्ट्र भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक देश को कुछ न कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती ही है और अधिक मात्रा में पड़ती है तो कुछ वस्तुएं कम होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं से कम वस्तुएं आयात करता है। यानी इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आयात करता है तथा अधिक वस्तुओं को निर्यात करता है, जिससे सभी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी देश आर्थिक उन्नति उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहा जाता है? तो समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, सामान उतारने, लादने एवं भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करते हैं, जहां से वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। और ये जो समुद्री पत्तन ही हैं जो लगभग पूरे विश्व का जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो जलमार्ग से ही होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार जो है वो पत्तनों को ही कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत में कई प्रयास किए गए हैं। ऐसे किन्हीं 3 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारूप लगातार बदलता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे वैदेशिक व्यापार मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा उद्योगों में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। विनिर्माण के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ। भारत का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना, बाजार की विविध रूपता, ये सारी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण बड़ी हानि के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देश के विभाजन के समय भारत में 2 महत्वपूर्ण पत्तन अलग हो गए। कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव जो है बांग्लादेश में। इस क्षति की पूर्ति के लिए नए पत्तनों का विकास किया गया, जैसे पश्चिम में कांदला, पूर्व में हुगली बंदरगाह के पास डायमंड हार्बर। तो पश्चिम में देखिए लाहौर का जो कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया था, उसकी पूर्ति के लिए हम जो है गुजरात में कांदला पत्तन का निर्माण किए। और जो चटगांव वहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया था, उसकी पूर्ति के लिए कोलकाता बंदरगाह के पास हुगली नदी पर डायमंड हार्बर पत्तन का निर्माण किया गया, जो दोनों पत्तनों की कमी को पूरी करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटारा करते हैं। पत्तनों का लगातार विकास हुआ। पत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाने
के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज भारतीय पत्तनों की नवभर निपटान क्षमता लगातार बढ़ रही है और इसका क्षेत्र पत्तनों का आधुनिकीकरण को जाता है। यानी कहने का मतलब आज भारत के जो पत्तन हैं वो नौभार निपटाने में, यानी जो जलीय भार, जो व्यापार का भार है उसको निपटाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं और इन पत्तनों में आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ब्रिटिश की राजधानी होने का कोलकाता पत्तन को भारत गौरव प्राप्त है, किंतु अब उसने एक पत्तन के रूप में अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब आपको ये लिखना है कि हमारा जो कलकत्ता बंदरगाह है वो कुछ ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, इसको स्पष्ट करना है और क्यों ये जा रहा है इसी को आपको बताना है। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ प्राप्त था, क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह उस समय बहुत प्रसिद्ध था, वो ब्रिटिश काल की राजधानी भी थी, तो इस तरह उसे काफ़ी गौरव प्राप्त था। यह पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से जूझ रही है। यही समस्या है, उसका जो ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसका यही कारण है कि हुगली नदी जो है ला करके गाद वहाँ जो है जमा कर रही है, जिससे वो जो बंदरगाह उथला हो रहा है। विशाखापत्तनम प्रायद्वीप और अनुषंगी पत्तन हल्दिया की ओर निर्यात के अधिक परिवर्तन के कारण इस पत्तन ने काफ़ी हद तक अपनी सार्थकता खो दी है। और इसके अलावा इसके जो अनुषंगी मतलब साथी पत्तन हैं, जैसे हल्दिया और विशाखापत्तनम का, तो वो उधर माल डाइवर्ट हो जाता, उधर से निर्यात होने लगता, आयात निर्यात, तो इसलिए ये जो है ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। भारत के व्यापार की दिशा का वर्णन कीजिए। भारत के व्यापार की दिशा में रोचक परिवर्तन हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो 2003-04 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था, 2011-12 में वह खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। 2008-09 से 2010-11 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहले स्थान पर तथा चीन दूसरे स्थान पर है। भारत इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के देशों यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। कनाडा, रूस, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के देशों के साथ भी भारत निरंतर व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। अब आप देख लीजिए बड़े प्रश्न जो कि 5-6 नंबर में आते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से भारत के आयात निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप की समीक्षा कीजिए। तो भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप निम्नलिखित हैं। 1950 से 1960 के दशक में खाद्यान्नों की कमी के कारण आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी व उपस्कर आदि थे। 1970 के बाद हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ा दिया गया। इसके बाद औद्योगिकरण के बाद पूंजीगत वस्तुओं का आयात में वृद्धि हुई। भारत के आयात की अन्य वस्तुएं हैं स्वर्ण, धातु, छीलन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आदि जो है हैं। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप में 1950 से 60 के दशक में अयस्क खनिजों व निर्मित सामानों का निर्यात किया गया। काफ़ी मसाले, चाय, दाल जैसे पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात घटता गया। 2003-04 में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मणि, रत्नों और आभूषणों की भी निर्यात में व्यापक हिस्सेदारी हुई। तो इस तरह जो है हमने देखा कि हमारे जो व्यापारिक प्रतिरूप है वो किस तरह से पहले से अब बदला है। अगला प्रश्न है, आयात व निर्यात के मूल्यों में अंतर बढ़ाने में भारत का व्यापार संतुलन विपक्ष में हो गया है, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। तो विश्व स्तर पर मूल्यों में वृद्धि, विश्व व्यापार में भारतीय रुपये का अवमूल्यन, उत्पादन में धीमी प्रगति, घरेलू उपयोग में वृद्धि, विश्व बाजार से कड़ी स्पर्धा जो है क्या करता है, हमें व्यापार संतुलन में ऋणात्मक या विपक्ष में बैठा देता है। अगला प्रश्न है, भारत एक कृषि प्रधान होने के बावजूद भी खाद्य तेल व दालों का आयात क्यों करता है, स्पष्ट कीजिए। अधिक जनसंख्या के उत्तर है, अधिक जनसंख्या के कारण बढ़ती मांग, दालों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना, अन्य फसलों की तुलना में कम लाभ देने वाली फसल होने के कारण, भारतीय व्यंजनों में अधिक खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान होने के बावजूद भी खाद्य तेल और दालों का आयात करता है। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो समाप्त हुआ। अब आपका एक ही चैप्टर बचता है और सारे चैप्टर हो गए। पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो ख़त्म हो चुका, और जो दूसरी पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, या भारत के संदर्भ में जो अध्ययन है दूसरी पुस्तक वो भी ख़त्म हो चुकी है। एक चैप्टर और हैं। अब आप लोग सभी का नोट्स बना करके विधिवत अध्ययन करना शुरू कर दें। इसके बाद धीरे धीरे हम प्रश्नों को आपको देंगे प्रश्न को, और आपको उत्तर देना पड़ेगा।